नमस्कार। आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पेपर शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनके इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल, इलास्टिक, ट्रांसपोर्ट और अलग तरह और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज जो प्राप्त होती हैं किसी सिस्टम की, उसको स्टडी किया जाता है। हम कई पेपर्स में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके कई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल की ससेप्टिबिलिटी निकाली थी, तब हमने इसका यूज किया था। किसी लिक्विड की एंथैल्पी निकालनी है, किसी गैस की विस्कोसिटी निकालनी है, किसी रेजिस्टेंस की नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, सभी में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज होता है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो इनके इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपको मिलती है, उस प्रॉपर्टी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। टेम्परेचर, जो कि स्पेशली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही कंसेप्ट है, उसका आप यूज करके कई अलग अलग पेपर्स में कई अलग अलग फील्ड्स के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं टेम्परेचर को। इस तरह से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज कई सारे मतलब हर एक फील्ड में किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज हर फील्ड में किया जाता है। हम इसे पेपर को स्टार्ट करने में सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे वो है फेस स्पेस। फेस स्पेस का यूज करके हम और टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। इस कारण से सबसे पहले फेस स्पेस लेते हैं। हम जानते हैं कि आप कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी को कोई डाटा बताना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब विजुअलाइजेशन से कोई चीज बहुत अट्रैक्टिवली और बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी इंडस्ट्री के 50 साल के स्टील प्रोडक्शन को बताना चाहते हैं, तो आप यदि उसको बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, तो उसको और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और दूसरे भी आपकी बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर हम आगे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें कि n पार्टिकल्स हैं, n जहां बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। यदि 1 मोल होगा तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें पार्टिकल्स होंगे, दैट मीन्स 10 to the power of 23। और सिस्टम में तो इससे कहीं ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो आपको इस सिस्टम की यदि डायनामिक्स को स्टडी करना है, तो हम पहले एक एटम लेके बात करें, तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी दैट विल बी md2x over dt square is equal to fxt। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो कांस्टेंट चाहिए,
क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बार आपको कांस्टेंट मिलेंगे, और उन कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले t इक्वल्स टू t0 टाइम पर पार्टिकल का मोमेंटम, और दूसरी बार t इक्वल्स टू t0 टाइम पर उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हमने 1 डायमेंशनल केस लिया। यदि आप 3 डायमेंशनल केस लेंगे तो आपको 3 मोमेंटम 3 डायमेंशन मोमेंटा मतलब 3 कांस्टेंट्स 6 कांस्टेंट मिलेंगे, जिसमें 3 मोमेंटम के लिए होंगे और 3 पोजीशन के लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको t इक्वल टू t0 पर XYZ डायरेक्शन में इसके मोमेंटम कितना होगा पार्टिकल का, और इसकी XYZ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में तो n पार्टिकल्स हैं, तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के और 3 मोमेंटम कंपोनेंट्स n पार्टिकल्स के, ये हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में फेसेस ऑफ द n पार्टिकल सिस्टम कहलाते हैं। इसलिए हम यहाँ वर्ड फेस स्पेस यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि n पार्टिकल हैं, तो आपको 3n t इक्वल्स टू t0 पर आपको 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट और 3n मतलब t इक्वल्स टू t0 पे आपको 3n मोमेंटा और 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तो ये ऑब्वियस है, नेचुरल क्लियर हो रहा है कि यदि हम 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट और 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट ले लें, तो इस 6n डायमेंशनल स्पेस में हम पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो t इक्वल्स टू t0 पर हम इसे एक पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे इस स्पेस में 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट है और 3n मोमेंटा कोऑर्डिनेट है। उसमें हम t इक्वल्स टू t0 पर पूरे सिस्टम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो टाइम ट्रैजेक्टरी होगी, वो आपको पूरा सिस्टम की डायनामिक्स दे देगी कि t, और उसके बारे आप सिस्टम को पूरी तरह से स्टडी कर पाएंगे। ये जो 6n डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है और 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये गामा फेस स्पेस कहलाती है। कई बार हमें प्रॉब्लम के अनुसार इजी रहता है कि हम 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट और 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट की बजाय 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम का फेस स्पेस लें। तो ये जो फेस स्पेस है, जो कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटा कोऑर्डिनेट से बना है, ये म्यू फेस स्पेस कहलाता है। ऑब्वियस है, जो गामा फेस स्पेस है वो n म्यू फेस स्पेस का प्रोडक्ट होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इस बात को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि जनरलाइज्ड पोजीशन और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट
सिस्टम का हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में अपना अलग इम्पोर्टेंस है। एक इम्पोर्टेंस तो यही है कि इससे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होती है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यदि हम सिस्टम को जनरलाइज्ड मोमेंटा और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं, तो वो हमें चीजों को और इजियर बनाती है। यहाँ हम जनरलाइज्ड मोमेंटा और जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कार्टेशियन मतलब 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट हो और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो, जरूरी नहीं आप मोमेंटा और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ही लें। आप जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का यूज कर सकते हैं। जनरलाइज्ड मोमेंटा और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज करके फेस स्पेस को डिफाइन करना यहाँ हम इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि लीवलेज थ्योरम कहलाती है, जो कि गामा फेस स्पेस में डिफाइन की जाती है, उसे हम प्रूव करते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशंस की मदद से, जो कि है डेल एच ओवर डेल पी इज इक्वल टू क्यू डॉट डेल एच ओवर डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट इन हैमिल्टोनियन, जहां पी और क्यू जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटा कोऑर्डिनेट पी और क्यू जनरलाइज्ड मोमेंटा और जनरलाइज्ड पोजीशन है, जो पी और क्यू एक दूसरे के कैनोनिकल कॉन्जुगेट होते हैं। तो जो लीवल्स थ्योरम है वो जनरलाइज्ड मोमेंटा और जनरलाइज्ड पोजीशन यूज करके गामा फेस स्पेस में प्रूव की जाती है, जिसमें कि ये प्रूव किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो कि हम dpqt इससे डिनोट कर रहे हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, ये कैपिटल डी होगा, यहाँ पर कैपिटल डी होगा और यहाँ स्मॉल डी होगा। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो कंजर्व गामा फेस स्पेस में कंजर्व रहती हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।